नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 18 जनवरी की स्पीड न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने यहाँ संडे ऑन साइकिल के हैदराबाद एडिशन में शमूलियत इख्तियार की इस बात पर रोशनी डाली कि फ़िट इंडिया तहरीक जैसे इक़दाम मुल्क के वसी इंसानी सरमाए की सलाहियत के तहफ़्फ़ुज़ और इसे मजबूत बनाने के लिए अहम है। अपने खिताब के बाद कोयला और कानून के मरकज़ी वज़ीर ने बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों, खिलाड़ियों और फिटनेस के शौकीन अफराद के साथ फ़िट इंडिया की हिमायत के एक शो में हैदराबाद की सड़कों पर साइकिल चलाई। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए ऐलान किया कि अलहदा सिकंदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तश्कील का मुतालबा पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मुकदमात और गिरफ्तारियां तहरीक को नहीं रोक सकेंगी। इतवार को वेस्ट मारेटपल्ली के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते श्रीनिवास यादव ने कहा कि पुलिस ने जिसने इब्तदाई तौर पर पुरअमन रैली की इजाज़त दी थी, रात गए अचानक इसे मनसूख कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तारियों डरा धमका कर एहतजाज में खलल डाला, जिसके बावजूद वो अपने मुतालबे की तकमील तक अपने एहतजाज और तहरीक जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को कहा कि इनका वाहिद मकसद तेलंगाना के असासों और रूह की हिफाजत करना। इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने दौलत कमाने या कारोबारी मफादात को बढ़ाने के लिए सियासत में कदम नहीं रखा। प्रजा भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते भट्टी विक्रमार्का ने नैनी कोल ब्लॉक टेंडर्स के हवाले से मीडिया के एक हिस्से में शाये होने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद की, इन्हें मनगढ़ंत और सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड ने मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ये टेंडर्स तलब किए थे। तेलंगाना इंटरनेशनल हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के तहत हफ्ते की सुबह होने वाले बैलून लैंडिंग से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को मुंतज़मीन ने बेबुनियाद करार देते सख्ती से तरदीद की। इस सिलसिले में मुंतज़मीन की जानिब से एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि हफ्ते की सुबह मजमूई तौर पर 18 हॉट एयर बैलून्स ने DGCA के तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक परवाज़ की। तमाम बैलून्स ने बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक महफूज अंदाज में सफ़र मुकम्मल करते मुक़र्ररा मक़ामात पर बहिफ़ाज़त लैंडिंग की। मुंतज़मीन ने वाज़ेह किया कि एक बैलून के तालाब में उतरने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा बैलून सुबह 8 बजे मामूल के मुताबिक महफूज लैंडिंग के अमल से गुजरा और इसमें सवार दोनों मुसाफिर मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस और दावों के बरखिलाफ बैलून किसी तालाब में नहीं उतरा, बल्कि एक आम और महफूज लैंडिंग थी। बैलून में किसी किस्म की तकनीकी खराबी पेश नहीं आई और न ही कोई हिफाजती मसला दरपेश हुआ। तेलंगाना में एक मरतबा फिर आला अहदेदारों के तबादले अमल में आए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव ने हफ्ते के रोज़ अहकामात जारी करते 4 IAS और 20 IPS अहदेदारों के तबादले किए। इन अहकामात के तहत मारूफ मजहबी मकाम यदादरी के EO की हैसियत से भवानी शंकर को मुकर्रर किया गया। इससे कबल गवर्नर के साथ जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। IPS अहदेदारों के तबादलों में साइबराबाद पुलिस में ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले गजराव भोपाल को प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। इस तरह नारकोटिक्स ब्यूरो के IG के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अभिषेक महंती को विजिलेंस और इन्फोर्समेंट शोबे में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर मुंतकिल किया गया। शिवम उपाध्याय को फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट में DCP के तौर पर तैनात किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने खबरदार किया कि संक्रांति, यौम जमहूरिया, दीगर त्योहारों के मौके पर लोगों की खुशियों का फायदा उठाते हुए साइबर मुजरिम सरगर्म हो जाते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप पर रिपब्लिक डे मेगा गिफ्ट या संक्रांति का तोहफे के नाम से कुछ खतरनाक लिंक्स बहुत ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि मुजरिम शुरू में यकीन नहीं आया, लेकिन मुझे वाकई 5000 रुपये मिल गए। आप भी कोशिश करें। जैसे काबिल यकीन पैगामात के जरिए मासूम लोगों को फंसाते हैं और ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक नफसियाती चाल है। सज्जनार ने खासतौर पर व्हाट्सएप पैगामात में मौजूद लिंक्स के मामले में इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी लिंक्स के अलावा अजीब हरूफ वाले लिंक्स पर भी कभी क्लिक न करें। हैदराबाद के स्कूल्स को जल्द ही फीसों में बेतहाशा इजाफा करने से रोक दिया जा सकता है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हर 2 साल बाद 8% तक इजाफे की तजवीज़ पेश की है। इसका मकसद तेलंगाना के स्कूल्स, खासतौर पर दारुल हुकूमत में वाक़ स्कूल्स में फीसों में बेतहाशा इजाफे को रोकना है। तजवीज़ के मुताबिक हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला के स्कूल जो 2 सालों में अपनी फ़ीस में 8% से ज़्यादा इजाफा करना चाहते हों, इन्हें हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन शेखुल इस्लाम डॉक्टर महन शौकी सबरी जामिया फलोजा बगदाद से मुलाकात की। इस मौके पर OTA के सदर मोहम्मद अल कुरैशी साहब, यूनाइटेड सूफी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद हुसैनी और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मुनक़दा पहले बैनुल-अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस के विज़न को सराहा और फरमाया कि उम्मत को कुरान सीखने और सुन्नत पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि माशरा, तसव्वुफ़ और दुनियावी ज़िंदगी दोनों में तरक्की कर सके।
हैदराबाद के फिल्म नगर मेन रोड पर एक तेज रफ्तार कार उलटने का वाकया पेश आया, जिससे होटल में मौजूद अफराद और राहगीरों में शदीद खौफ रास फैल गया। यह वाकया फिल्म नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जहां अचानक पेश आए हादसे को ऐनी शाहिदीन ने फिल्मी स्टंट जैसा मंजर करार दिया। इत्तलात के मुताबिक कार इंतहाई तेज रफ्तारी से आ रही थी कि ड्राइवर इस पर काबू न रख सका और गाड़ी एक होटल के करीब उलट गई। हादसा इतना अचानक था कि होटल के अंदर मौजूद अफराद और सड़क पर चलने वाले लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जोरदार आवाज के बायस कुछ देरी के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया जाता है कि हादसे के फौरन बाद दो अफराद उल्टी हुई कार से बाहर निकले और मौके से फरार हो गए। इन अफराद की शिनाख्त और हालत के बारे में ताहाल कोई बाज़ाब्ता इत्तला सामने नहीं आई है। तेलंगाना के दादरी भोंगिर जिले के तुर्कापल्ली और आसपास के देहातों में इतवार की सुबह एक शेर के हमले के बाद खौफ फराज फैल गया। पुलिस के मुताबिक ये दादरी भोंगिर जिले के इब्राहिमपुर गांव में शेर ने दो बछड़ों पर हमला किया। एक बछड़े को शेर ले गया जबकि दूसरे को खेत में छोड़ दिया गया। गाँव वालों ने सबसे पहले तुर्कापल्ली में शेर की मौजूदगी की शिकायत की। महकमे जंगलात के अफसरान को इत्तला दी गई। महकमे जंगलात के शिकारों ने पंजों के निशानात की जाँच की और 8 से 10 साल की उम्र के शेर की मौजूदगी की तस्दीक की। ट्रैप कैमरों से शेर की तस्वीर खींच ली गई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मशहूर मौसीकार ए आर रहमान एक बार फिर खबरों में है। हाल ही में बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में ए आर रहमान ने बॉलीवुड में अपने काम की कमी, तख्लीकी माहौल और फिल्म छावा से मुतालिक एक बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया और फिल्मी हलकों में बहस शुरू हो गई। ए आर रहमान ने इंटरव्यू के दौरान कहा, फिल्म छावा में कुछ ऐसे पहलू पेश किए गए जो माशरे में तकसीम पैदा करने वाले माहौल को तक़वियत देते हैं। इनके मुताबिक एक फनकार की जिम्मेदारी सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि समाजी हम आहंगी को भी मलहूज़ रखना होती है। ए आर रहमान के इस बयान के बाद इनके हामी और नाक़िदीन के दरमियान राय मुनक़सिम नजर आ रही। कुछ लोगों का कहना है कि ए आर रहमान ने एक एहसास और संजीदा नुक्ता उठाया है, जबकि बाद हल्के इनके बयान को गैर ज़रूरी तनाज़ा करार दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इतवार को मुंबई में एक तकरीर में कहा कि जब तक मजहब हिंदुस्तान की रहनुमाई करता रहेगा, मुल्क आलमी रहनुमा विश्व गुरु बना रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के पास जो रूहानी इल्म है वो दुनिया में कहीं भी दस्तयाब नहीं है, क्योंकि कई ममालिक में रूहानियत का फक़दान है। और कहा कि हिंदुस्तान के आम लोगों में मजहब पर अमल आवरी बहुत गहरी है। अडानी ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने कहा कि इसने एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के 19 दिनों के अंदर 1 लाख मुसाफिरों की तादाद को कबूल कर लिया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि 25 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक हवाई अड्डे ने कुल 1,09,917 मुसाफिरों को संभाला, जिनमें 55,934 आने वाले और 53,983 रवाना होने वाले मुसाफिर शामिल थे। 10 जनवरी बतौर मसरूफ तरीन दिन दर्ज किया गया। इस दिन एयरपोर्ट पर 7,345 मुसाफिरों की आमदरफ्त हुई। मज़ीद कहा कि कामयाबी साबित करता है कि इस इलाके में किस कदर मुसाफिरों की आमदरफ्त है। मुस्तहकम सफरी निज़ाम की ज़रूरत है। 20 लाख मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर से कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ खिदमात का आगाज़ किया है। उत्तर प्रदेश में मजहबी आज़ादी और इंतजामिया की गैरजानिबदारी को लेकर एक बार फिर संगीन सवालात खड़े हो गए। जौनपुर जिले के डोमिनपुर गांव में हिंदू देहातियों की शिकायत के चंद ही घंटों के अंदर पुलिस की जानिब से मस्जिद की तामीर रुकवा दिए जाने से मुस्लिम बरादरी में खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा हो गया। ये वाकया शाहगंज थाना इलाके के तहत आने वाले डोमिनपुर गाँव का है, जहाँ मकामी मुसलमानों का कहना है कि मस्जिद ज़ाती ज़मीन पर सिर्फ नमाज की अदायगी के लिए बनाई जा रही थी। इनके मुताबिक तामीर शुरू होने से कबल न तो किसी ने एतराज़ किया, न ही कोई तनाज़ा था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बगैर इब्तिदाई जाँच के पुलिस ने इतनी इजलत में कार्रवाई क्यों की। मकामी हिंदू देहातियों की जानिब से वज़ीर आला के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए जाने के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तामीराती काम रुकवा दिया। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर शिकायत करने वाले फरीक की शिनाख्त देखकर इंतजामिया हरकत में आती है? एक सीनियर पुलिस अफसर ने इसे ज़ाब्ते जाती कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ज़मीन की मिल्कियत इजाज़तनामों की जाँच की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरह की सख्ती मंदिरों या दीगर मजहबी तामीरात पर भी इख्तियार की जाती है? गाँव के मुस्लिम बाशिंदों का कहना है कि शिकायत के चंद ही घंटों में कार्रवाई होना इस बात की अलामत है कि इन्हें पहले ही मुश्तबा समझ लिया गया। उत्तराखंड हुकूमत ने 4 धाम यात्रा के दौरान मंदिरों के तक़द्दुस और विक़ार को बरकरार रखने के लिए एक अहम 2 रोज़ कदम उठाया है। मजहबी मकामात पर रील्स और व्लॉग्स की तख्लीक को लेकर बढ़ते हुए तनाज़े के रोशनी में इस साल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अंदर मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। इंतज़ामिया के ख्याल है कि इस फैसले से न सिर्फ गैर ज़रूरी तनाज़ात पर काबू पाया जाएगा, बल्कि अक़ीदतमंदों को मुकम्मल अक़ीदत और एतक़ाद के साथ यात्रा करने का मौका मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने खुद को हैदरी दल का सरबराह बताने वाले मजहर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मजहर पर इल्जाम है कि इसने फेक और एडिटेड वीडियोस के जरिए समाजी माहौल खराब करने की कोशिश की, अवामी मकामात पर लड़कियों को हरासा किया, सोशल मीडिया के जरिए नफरत और कशीदगी फैलाई। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया, जहाँ इसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई तेज रही, दफात सख्त लगी और मिसाइल कायम करने की बात कही गई, मगर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही तेजी, यही सख्ती, यही कानून बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों पर भी लागू होता है? जब खुलेआम नफरत अंगेज नारे लगते हैं, अक़लियतों को धमकियां दी जाती हैं, मजहबी जुलूसों में इश्तियाल अंगेजी होती है, तो क्या इसी तरह फौरी गिरफ्तारियां होती हैं? क्या इन तंजीमों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फैलाई जाने वाली नफरत पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती? सवाल ये भी है कि अगर किसी एक तबके की तंजीम कानून के शिकंजे में आती है तो दूसरे तबके को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या मजहब देखकर हरकत में आता है? हुकूमत और इंतजामिया को यह बात वाज़ेह करना होगी। ये खबर उड़ीसा से आई है, जहां चिप्स के पैकेट में पाए जाने वाले गुब्बारे ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। एहलखाना के मुताबिक बच्चा घर में चिप्स खा रहा था कि इसे पैकेट के अंदर से एक गुब्बारा मिला। बच्चे ने इसे मुंह से फुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी गुब्बारा अचानक उसके मुंह के रास्ते गले में फंस गया। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एहलखाना इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, ताहम बच्चे को बचाया न जा सका। बिजनौर में एक अनोखा और चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कुत्ते की पूजा पाठ शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये वही कुत्ता है जो कुछ दिन पहले एक मूर्ति के गिर्द चक्कर लगाता हुआ नजर आया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब नई वीडियोस में देखा जा सकता है कि कुछ खवातीन इस कुत्ते के सामने माथा टेक रही हैं और इसे अकीदत के साथ पूज रही हैं। इस वाक़े के बाद इलाके में तजस्सुस और बहस का माहौल पैदा हो गया कि जबकि सोशल मीडिया पर लोग इस पर मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं, कुछ हल्के इसे अकीदत और अक़ायद से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कई अफराद इसे तोहम परस्ती करार देते हुए सवाल उठा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से फिलहाल इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। ये वाक़या एक बार फिर सोशल मीडिया के दौर में वायरल वीडियोस और अवामी अक़ायद के बाहमी ताल्लुक़ पर बहस को हवा दे रहा है। इतवार 18 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस की परवाज़ पर बम की धमकी मौसूल हुई। इस वाक़े में इंडिगो की फ़्लाइट नंबर 6C6650 जो दिल्ली से बागडोगरा जा रही थी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने इस वाक़े के बारे में एक सरकारी बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक इन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के जरिए परवाज़ के दौरान बम की धमकी की इत्तला मिली। टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ बम ऑन प्लेन के अल्फाज वाला एक नोट मिला। इत्तला मिलने पर तैयारी ने तमाम हिफाजती मेयारात और तजवीज़ करदा प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए लखनऊ हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। तैयारा सुबह 9:17 पर लखनऊ हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतरा। इसके बाद तैयारे को आइसोलेशन बे में खड़ा कर दिया गया। इस वाक़े की वजह से लखनऊ हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुतासिर हुई। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि बम की इत्तला देने वाले शख्स की तलाश जारी है। तैयारे में कोई भी मशकूक चीज़ नहीं मिली। झूठी इत्तला देने वाले को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज़िले अमरोहा में फास्ट फूड के बढ़ते इस्तेमाल ने संगीन नतायज सामने लाना शुरू कर दिए हैं। एक ही माह के अंदर फास्ट फूड के मुबैना नुकसान के बायस 3 नौजवान लड़कियों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में खौफ और तशवीश का माहौल है। पहला वाक़या 22 दिसंबर 2025 को पेश आया, जहाँ मंसूर खान की 16 साल बेटी अहाना की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बदौलत दिल्ली की एम्स में इलाज के दौरान अहाना की मौत हो गई। एहलखाना के मुताबिक अहाना के पेट की आंतें मोमोज और चाउमीन खाने के बाद शदीद मुतासिर हो गई थी। दूसरा मामला 18 साल इल्मा नदीम का है, जो नीट की तैयारी कर रही थी। 29 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक फास्ट फूड के ज्यादा इस्तेमाल से इनकी हालत बिगड़ती चली गई। तीसरा वाक़या 15 जनवरी 2026 को सामने आया, जिसमें 20 साल शिफा को अचानक शदीद पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान शिफा की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक तली हुई अशिया और फास्ट फूड के ज्यादा इस्तेमाल से इनके लबलबे पैंक्रियाज में शदीद इन्फेक्शन हो गया था। इन वाक़यात के बाद तबी माहिरीन ने फास्ट फूड से परहेज और घरेलू मुतवाज़िन ग़िज़ा इख्तियार करने की सख्त तलक़ीन की है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फास्ट फूड के मेयार और फ़रोख्त पर सख्त निगरानी की जाए, ताकि ऐसे अलमनाक वाक़यात को रोका जा सके। एक शख्स ने शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, फिर रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा। बीवी को मारने का इतराफ़ किया और खुद को हवाले कर दिया। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेश आया। फतेहपुर जिले के मोहनपुर गांव का रहने वाला 22 साल सचिन और श्वेता एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों ने घर से भागकर मोहब्बत की शादी की थी। इसके बाद गुजरात के सूरत चले गए। वहाँ एक फैक्ट्री में सचिन ने काम किया। एक माह पहले जोड़ा उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचा। एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। सचिन ऑटो चलाया करता था। इस दौरान इसने महसूस किया कि इसकी बीवी श्वेता के बैंक अकाउंट में बार बार पैसे आ रहे हैं, जिस पर इसने अपनी
اپنی بیوی سے پوچھ تاچھ کی، جس پر اس نے بتایا کہ اس کی نانی یہ رقم بھیج رہی ہے، جس پر اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا۔ تصدیق کے لیے 16 جنوری کو دوستوں کے ساتھ پارٹی منانے کے بہانے دیر سے گھر آنے کا بہانہ کر کے چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد سچن گھر پہنچا۔ پڑوس میں رہنے والے 2 نوجوانوں کو اس نے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ دیکھا۔ اس مسئلے پر سچن اور شویتا کے درمیان جھگڑا ہوا، جس پر بیوی نے کہا کہ وہ ان نوجوانوں کے ساتھ ہی رہے گی، تو سچن غصے میں آ گیا۔ اس نے شویتا کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ آخرکار روتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ 2 سال قبل کانپور کے میڈیکل اسٹور کے مالک پرتیک شرما کو لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے اس معاملے میں پرتیک کی بیوی نیہا اور اس کے عاشق آیوش شرما کو عمر قید کی سزا سنائی۔ نیہا اور پرتیک کی 7 سالہ بیٹی نے عدالت میں گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے انکل کے ساتھ مل کر اس کے والد پر پرتیک کو پانی میں کچھ ملا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے والد کے خراٹے کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ دراصل نیہا اور اس کی عاشق آیوش نے پرتیک کو زہر ملائی ہوئی شراب پلائی تھی۔ چین وہ ملک ہے جہاں سے 2019 میں شروع ہونے والی کووڈ-19 وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ایک بار پھر چین کے ایک تعلیمی ادارے سے وائرس پھیلنے کی خبر سامنے آئی ہے، جس نے والدین اور حکام کو فکر مند کر دیا ہے۔ اس مرتبہ معاملہ ایک مختلف وائرس سے جڑا ہوا ہے جسے نورو وائرس کہا جاتا ہے۔ اس کی زد میں 100 سے زائد طلبہ آ چکے ہیں۔ جنوبی چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر فوشان میں واقع ایک سینئر ہائی اسکول کے 103 طلبہ میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مقامی صحت حکام کے مطابق تمام متاثرہ طلبہ کی حالت مستحکم ہے۔ کسی طالب علم کی نہ تو موت ہوئی، نہ ہی کوئی شدید حالت میں ہے، تاہم احتیاطی طور پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نورو وائرس عموماً معدے اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی عام علامات میں متلی، الٹیاں اور دست شامل ہوتے ہیں۔ اسکول میں جب متعدد طلباء میں ایک جیسی علامات ظاہر ہوئی تو فوری طور پر ان کے نمونے لیے گئے، جن کی جانچ میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ بروقت اقدامات کی وجہ سے صورتحال قابو میں بتائی جا رہی ہے۔ غزہ پٹی میں سردی کی لہر ہنوز جاری ہے۔ موسم کے تقاضے کے مطابق سعودی کی ضرورت مندوں کو امدادی عمل کے سلسلے کے تحت سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کے تحت فلسطینی عوام کے لیے امدادی مہم کے حصے کے طور پر نیا امدادی قافلہ بچوں کے لیے موسم سرما کی ملبوسات لے کر غزہ پہنچا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی سینٹر فار کلچرل اینڈ ہیریٹیج، جو غزہ کی پٹی میں شاہ سلمان مرکز کا ایگزیکٹو پارٹنر ہے، کی نگرانی میں فیلڈ ٹیموں کے ذریعے ملبوسات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام پناہ گزین کیمپوں میں مقیم بچوں کے لیے انسانی امداد کے ساتھ نفسیاتی سپورٹ اور تفریح کو بھی یکجا کرتا ہے، جس کا مقصد 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد انہیں اسکول واپس جانے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے نیا قافلہ اس وقت بھیجا گیا جب غزہ کی پٹی میں بچوں کو سرد موسم چیلنجوں کا سامنا ہے۔ گرم ملبوسات کی فراہمی ایک اہم انسانی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ سعودی قیادت نے سعودی عوامی مہم کے ذریعے غزہ میں انسانی صورتحال سے نمٹنے مصائب کے خاتمے کے لیے فضائی، بحری اور زمینی پلوں کے ذریعے امداد کی فراہمی کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی فوج کے اہلکاروں نے شام میں ایک فوجی کارروائی کے دوران شامی کسانوں کی تقریباً 250 بکریاں چوری کر کے انہیں مقبوضہ مغربی کنارے منتقل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 2 ہفتے قبل پیش آیا جب گولان بریگیڈ کی ایک بٹالین نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں آپریشن کیا۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ فوجیوں نے بکریوں کو پہلے سے تیار ٹرکوں میں لادا، انہیں ابتدائی طور پر اسرائیلی حدود میں منتقل کیا گیا اور بعد ازاں مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم غیر قانونی یہودی آؤٹ پوسٹ کی کھیتوں تک پہنچا دیا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔